हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विनायक क्लासेस में। दोस्तों, मैं विनायक आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम मॉडर्न इंडिया का क्रैश कोर्स कर रहे हैं, जो कि यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्ज़ाम्स, स्पेशली वीडियो का री एग्ज़ाम जो अप्रैल के बाद संभावित है, एसएससी और आरओ के लिए यह कोर्स आपको समान रूप से लाभदायक होगा। दोस्तों, इससे पहले हमने जो वीडियो पढ़े थे, 7 लेक्चर हम कर चुके हैं। तो उसमें हम मॉडर्न इंडिया को देख रहे थे। उसमें हमने बंगाल की विजय, मैसूर राज्य पर विजय और आज हम मराठा साम्राज्य का अध्ययन करेंगे। तो इसमें दोस्तों हमको मराठा साम्राज्य में पहले तो मराठा साम्राज्य शिवाजी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद हमें पेशवाओं का जो दूसरा पार्ट होगा उसमें पेशवाओं के बारे में पढ़ेंगे। पेशवा एक अष्टप्रधान का सदस्य था, जिसको हम अपनी दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम शिवाजी को पढ़ते हैं और उन्होंने कैसे कैसे उनका जो राजनीतिक जीवन रहा उसको हम पढ़ेंगे। तो हम पहले तो ये जान लेते हैं कि शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म शिवनेर के किले में हुआ था, ठीक है। शिवनेर का किला कहाँ पे है? ये आपका पुणे में है, ठीक है। तो शिवनेर का किला पुणे में हो गया। इनकी माताजी का नाम जीजाबाई था, पिताजी का नाम शाहजी भोंसले था। इनकी पहली पत्नी का नाम साईं बाई था। जो इनकी एक दूसरी पत्नी भी थी, तो ये पहली दूसरी पत्नी जो होती हैं ये राज्याभिषेक कराएंगे भी अपना, तो उसके बाद इनकी दूसरी पत्नी आएंगी, ठीक है। तो दूसरी शादी करते हैं। तो अभी हम साईं बाई को देख लेते हैं। इनकी पहली पत्नी थी और ये शादी होती है इनकी 1640 में, ठीक है। इनके दो गुरु हुए थे। एक तो इनके आध्यात्मिक गुरु थे, उनका नाम था गुरु रामदास। तो ये जो थे ये धरकरी संप्रदाय से संबंधित थे। धरकरी संप्रदाय मतलब जो राम जी की भक्ति करते हैं। तो ये बहुत फेमस हुआ करते थे उस टाइम पे गुरु रामदास। और मतलब काफ़ी इनका भगवान में विश्वास था, भगवान की कुछ सिद्धियाँ भी प्राप्त थीं, ऐसा लोग कहते हैं। तो इनके आध्यात्मिक गुरु तो हो गए गुरु रामदास, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, एक तो यही आता है कि इनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो वो गुरु रामदास थे। इनके अभी एक राजनीतिक गुरु भी आएंगे, कोंडदेव जी, उनको हम आगे आगे पढ़ेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन ये आता है कि गुरु रामदास की जो रचना है वो कौन सी है, तो दासबोध नाम की रचना उन्होंने लिखी थी, ठीक है। तो इनको भूलना मत, दासबोध, ठीक है, दासबोध। ये रचना किन्होंने लिखी थी? ये लिखी थी गुरु रामदास जी ने, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब इनके राजनीतिक गुरु आते हैं। तो राजनीतिक गुरु शिवाजी के दादाजी कोंडदेव थे। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि इनके राजनीतिक गुरु कौन थे, तो दादाजी कोंडदेव थे और यही इनके संरक्षक थे, क्योंकि ये बहुत छोटे थे उस टाइम, 19 वर्ष की अवस्था में थे। तो इनका संरक्षक भी बनना जरूरी था किसी को, तो इनके संरक्षक बने थे और इनके यही राजनीतिक गुरु भी कहलाए इसीलिए। अब हम शिवाजी से संबंधित शासक की घटनाएं पढ़ते हैं कि उन्होंने कैसे कैसे क्या क्या जीता, क्या उन्होंने हारा, औरंगजेब से कैसे उनकी लड़ाइयाँ हुई, तो उसको हम अब पढ़ेंगे। तो सबसे ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि उनका सबसे पहला प्रारंभिक अभियान कौन सा था शिवाजी का, तो वो था सिंहगढ़ का किला। इन्होंने किला जीता था सिंहगढ़ का। किससे जीता था? बीजापुर के आदिल शाह से जीता था। दोस्तों, मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि इसमें स्ट्रक्चर क्या था, कि जैसे अगर ये साउथ इंडिया है तो ये हिस्सा मराठों का है, जानते हैं, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, पुणे वाला क्षेत्र। तो यहाँ पर एक बीजापुर का शासक हुआ करता था इस साइड में। तो इन दोनों आपस में क्लैश रहता था, मराठाओं में और बीजापुर के शासक में, ठीक है। तो आपने नाम भी सुना होगा अफजल खां का। तो हम आगे पढ़ेंगे अफजल खां को कैसे मारा। तो अफजल खां को ये बीजापुर के शासक ने भेजा था। एक मतलब कायरतापूर्ण हरकत की उन्होंने, मतलब मिलने तो आए थे, कि बात तो ये हुई थी कि मिलने आएंगे शिवाजी से, बातचीत करेंगे, लेकिन वो आए थे उनको सच्चाई में मारने के लिए, ठीक है। हम देखेंगे शिवाजी ने उनको मार दिया। आप लोगों ने काफ़ी वीडियो भी देखी होंगी इसकी। तो इस सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला उनका प्रारंभिक अभियान कौन सा था शिवाजी का, तो वो था सिंहगढ़ का जिला। तो ये ना सिंहगढ़ का किला, तो इन्हें जीता किससे था? ये बीजापुर के शासक थे। ये खूब क्वेश्चन आता है और ये डेट भी आती है 1643। इसके बाद भी डेट आती है 1646, इन्होंने तोरण का किला जीता। 1654 पुरंदर का किला जीता। 1657 कोंकण का जीता। तो आपको ये याद नहीं रखना, आपको ये 1643 याद रखना है बस, पहला वाला जो बीजापुर का जीता था शासक से, सिंहगढ़ का किला। आपको ये किला याद रखना है, ठीक है। बाकी आपको ये कोई सा याद नहीं रखना, 1646, 1654। आपको फिर आना है 1657 पे सीधे। ये इन्होंने जुन्नार को जीता था। अब आप कहोगे 1657 जुन्नार, ये आप कह रहे हो कि इंपॉर्टेंट है, क्यों है? क्योंकि यहीं पर इनका पहली बार संघर्ष हुआ था मुगलों से। किसका हुआ था संघर्ष? शिवाजी का। मुगलों से संघर्ष हुआ था पहली बार जुन्नार में। और तब इसमें औरंगजेब जो सूबेदार था दक्षिण भारत में। आपको पता होगा मुगल जो बादशाह होते थे सूबेदार बनाते थे, ठीक है। तो इनका जो पहली बार लड़ाई होती है मुगलों से 1657 में होती है। और इसका परिणाम ये हुआ कि शिवाजी को थोड़ा पीछे हटना पड़ा, मतलब इसको जीत नहीं पाए। कोशिश की थी शिवाजी ने, लेकिन इसको पूरी तरह से उसको सफलतापूर्वक अंजाम नहीं दे पाए।
तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, डेट 1657 मुगलों से पहली बार संघर्ष हुआ। तो ये याद रखना, पहली बार मुगलों से संघर्ष कब हुआ था, ये क्वेश्चन खूब आता है। ठीक, अब क्या होगा, अब शिवाजी जो हैं थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब तो पहले क्लैश किनका, शिवाजी का क्लैश होता है बीजापुर के शासक से। ठीक, मैंने वो बताया था ना ये वाला हिसाब इनका कि कैसे कैसे क्या है। ये देखिए, ऐसे ये साउथ इंडिया है, तो यहाँ मराठा है, महाराष्ट्र पुणे के क्षेत्र में, और यहाँ बीजापुर का शासक है इस साइड में। तो इन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं। पहले मुगल के पास तो बाद में जाएंगे ना, पहले तो ये नीचे वाला ही लोकल वाला निपटाएंगे पहले, जो उनके पास में है। कौन पास में है, बीजापुर। तो बीजापुर मुगलों के भी अधीन नहीं था उस टाइम। मुगल कोशिश कर रहे थे कि बीजापुर को जीत लें, बीजापुर उसमें काफ़ी शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। ठीक है, तो क्या करते हैं, बीजापुर का शासक होता है वो अपने एक प्रतिनिधि को भेजता है अफजल खां को। किनके पास, शिवाजी के पास। क्यों, कोई बातचीत करनी है, ये कहते हैं बातचीत करनी है, और जंगल में बुलाते हैं बातचीत करने के लिए। ठीक है, शिवाजी को शक हो जाता है, शिवाजी बहुत में शक्तिशाली भी थे और बहुत चतुर भी थे। तो उन्हें शक हो गया, भाई अगर बातचीत करनी है अफजल खां को तो जंगल में क्यों करेंगे, बातचीत करना है तो महल में करें, इसका मतलब कोई बात है। तो शिवाजी क्या करते हैं, एक बुलेट प्रूफ जैकेट जैसी होती है, कुछ धातु की बनी हुई, कोई कहते हैं स्टील की, कोई कहते हैं लोहे की, तो वैसी जैकेट पहन के जाते हैं शिवाजी। और अफजल खां उनसे गले मिल जाते हैं। तो अफजल खां गले मिलने के बहाने उनके पेट में छुरी या छोरा घूम रहे होते हैं। तो शिवाजी तो पहने हुए थे बुलेट प्रूफ जैकेट, तो वो तो नहीं घुसी। लेकिन शिवाजी एक अपना हथियार रखते थे, बहुत मतलब 5 उंगलियों में फंसाने वाला जो होता है हथियार, छोटा सा, वो रखते थे, और उससे उन्होंने अफजल खां को बीच में से फाड़ दिया। ठीक है, तो वहीं पे अफजल खां की मृत्यु हो जाती है। ये घटना हुई थी 1659 में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डेट है इसलिए ये खूब आती है कि क्या हुआ था 1659 में। तो अफजल खां को मार दिया था किन्होंने, शिवाजी ने। ठीक है, याद रखना, ये डेट याद रखना आप। फिर क्या होता है कि फिर दक्षिण में ना, मतलब अब बीजापुर के शासक तो कंट्रोल में आने लगा धीरे धीरे शिवाजी के। अब शिवाजी के महत्वाकांक्षा और बढ़ती है, और शिवाजी अब मुगलों से संघर्ष अब इनका चालू हो जाता है। अब मुगल भी देख रहे थे कि हाँ, अब शिवाजी की शक्ति साउथ में, दक्षिण भारत में बढ़ रही है। तो क्या होता है, दक्षिण भारत में जो मुगलों का अब जो सूबेदार या प्रतिनिधि बन के आएंगे, वो आएंगे शाइस्ता खां। शाइस्ता खां कौन है, ये औरंगजेब के मामा हैं। ठीक है, सो अब औरंगजेब कहता है भैया आप जाओ मामा जी, आप जाके शिवाजी को कंट्रोल में करो। लेकिन भैया कंट्रोल करने की जगह शिवाजी इनकी उंगलियां काट देते हैं हाथों की। ठीक है, 4 उंगलियां काट देते हैं, मतलब ऐसा इतिहासकार कहते हैं। कुछ लोग इस बात से मतलब मना भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर इतिहासकार इस बात पे सहमत हैं कि इनका संघर्ष हुआ शाइस्ता खां का, जो औरंगजेब के मामा थे। शिवाजी संघर्ष हुआ, शिवाजी ने इनके हाथ की 4 उंगलियां काट लीं। तो ये बात है 1663 की, ये इतना इंपॉर्टेंट घटना नहीं है। इंपॉर्टेंट घटना क्या है, 1664 सूरत की लूट होती है, पहली लूट। मैंने पहली लूट क्यों लिखा, क्योंकि दूसरी लूट भी अभी होगी 1670 में। ठीक है, तो पहली लूट क्या हुआ, अब जो सूरत में लूट, अब सूरत में किसका शासन है, मुगलों का। अब भैया खुली अब चुनौती हो गई मुगलों के लिए कि भैया अब शिवाजी ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, नॉर्थ की तरफ। ठीक है, अब ये ऊपर भी, जैसे राष्ट्रकूट हम वंश पढ़ेंगे अभी आगे जाके, जब हम प्राचीन इतिहास का कोर्स करेंगे तो उसमें राष्ट्रकूट वंश आएगा, वो भी नॉर्थ इंडिया में जाकर राजनीति में इंटरफेयर करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही अब शिवाजी दक्षिण भारत से अब उत्तर भारत की तरफ बढ़ने लगे, ठीक, दिल्ली की तरफ। तो सबसे पहले गुजरात आएगा ना महाराष्ट्र के ऊपर। तो अब ऐसा तो है नहीं कि महाराष्ट्र के पास ये दिल्ली पहुंच जाएंगे, तो महाराष्ट्र का गुजरात पे कब्जा करेंगे। तो उसी क्रम में शिवाजी सूरत में पहली लूट का अंजाम देते हैं 1664। खूब लूटते हैं शिवाजी सूरत को। फिर क्या होता है भैया, औरंगजेब नाराज़ हो जाता है, बादशाह जो होता है, फिर वो क्या करता है, अब एक कछवाहा राजा होते हैं जय सिंह। ठीक है, आपने सुना होगा ये सेनापति बनते हैं कई जगह, कई अभियानों में ये मुगलों के सेनापति बनते हैं जय सिंह। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि जय सिंह कौन से राजा थे, ये कछवाहा राजा थे। कछवाहा एक राजपूतों की एक मतलब वो कहा जाता है क्लैन होती है। ठीक, तो जय सिंह आए, और जय सिंह के और शिवाजी के बीच में एक संधि होती है, पुरंदर की संधि। काफ़ी मतलब काफ़ी देर तक तो काफ़ी वो चलता है, कौन जीता कौन हारा पता नहीं चलता। फिर लेकिन 1665 में आखिरकार संधि हो जाती है शिवाजी की और जय सिंह की। जय सिंह कौन है, जय सिंह इस समय उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, किसका, औरंगजेब का। ठीक है, तो इस संधि में क्या होता है, तो शिवाजी ने जो 35 किले जीते होते हैं, उन 35 किलों में से 23 किले उनको वापस करने पड़ते हैं। किनको, शिवाजी को। किसको देते हैं, मुगलों को। और और एक बात ये कही जाती है कि अगर भविष्य में मुगल लोग बीजापुर पर आक्रमण करेंगे, मुगल कौन, औरंगजेब, तो बीजापुर के विरुद्ध ये मदद करेंगे शिवाजी। किसकी मदद करेंगे, मुगलों की। ठीक है, उसमें बीजापुर काफ़ी शक्तिशाली राज्य हुआ था।
ये मतलब मुगलों को भी कब्जा नहीं देता था। तो फिर इन्होंने कहा भैया शिवाजी से मदद लेंगे हम अब। ठीक, तो शिवाजी को उस पुरंदर की संधि में ये बात माननी पड़ती है कि अगर मुगल भविष्य में बीजापुर पर हमला करेंगे तो शिवाजी मुगलों की मदद करेंगे। और इसमें एक शर्त ये भी होती है कि शिवाजी के पुत्र जो हैं संभाजी, उनको मुगल दरबार में भेजा जाएगा। ठीक, और 5,000 का मनसब दिया जाएगा। अब क्या होता है, और एक बात ये तय होती है कि भैया शिवाजी जो हैं अब उनसे पहुंच मिलने के लिए, औरंगजेब से मिलने के लिए आगरा में जाएंगे। ठीक है भैया, अब शिवाजी ठहरे मतलब भले आदमी, उन्हें क्या पता कि वो जा तो वहाँ रहे हैं लेकिन क्या होने वाला है। शिवाजी वहाँ पहुँच गए 1666 में। 1665 में संधि होती है पुरंदर की, और संधि की शर्तों के मुताबिक शिवाजी पहुँच जाते हैं औरंगजेब के पास 1666 आगरा में। आगरा के किले में उसमें औरंगजेब बैठे होते हैं। तो जो औरंगजेब होते हैं काफ़ी मतलब उनका सम्मान नहीं करते हैं। ठीक है, वो हम जानते हैं वो कैसे बादशाह रहे हैं, तो रिकॉर्ड तो उनका वैसे ही ख़राब था। लेकिन जब शिवाजी पहुंचते हैं तो शिवाजी के साथ एक अच्छा उचित व्यवहार उन्होंने नहीं किया। जब इस बात का विरोध किया शिवाजी ने, तो औरंगजेब ने उनको कैद कर लिया। और कैद कहाँ किया? जयपुर के किले में। तो ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि शिवाजी को औरंगजेब ने किस किले में कैद किया? तो वो जयपुर किले में कैद किया। ठीक है, याद रखना अच्छे से, जयपुर किला, यहाँ पर कैद किया शिवाजी को। लेकिन क्या हुआ, शिवाजी मैंने बताया बहुत चतुर थे। ठीक है, मतलब वो इस बात को तो मानते थे कि भैया हम शासक हैं, सब कुछ है, लेकिन ठीक है, लेकिन वो कंडीशन के हिसाब से चलते थे। जो जैसा उनके साथ करेगा वो वैसे ही उसके साथ करेंगे। जयपुर में कैद तो कर लिया उन्होंने, लेकिन शिवाजी ने एक अपना अपना बॉडी का डमी बना के, मतलब एक नकली अपने जैसी उनकी वेशभूषा थी वैसे ही दूसरे को बना के वहाँ छोड़ दिया, और शिवाजी वहाँ से निकल आए। कहा यह जाता है कि जन्मदिन के उत्सव पर उसी इन टोकरियों में बैठ के मिठाइयों की, और उसमें शिवाजी निकल आए। बहरहाल जो भी हुआ, शिवाजी वहाँ से चतुरता का अपना परिचय देते हुए वहाँ से निकले। अब भैया मैंने बताया ना, सूरत की दूसरी संधि होती है। क्यों होती है? इसीलिए होती है। जब शिवाजी वहाँ से निकल आए तो शिवाजी कहते हैं अच्छा औरंगजेब, तुमने हमें बुलाया था कि तुम मिलने आना, हम तुमसे मिलने गए तो तुमने हमें कैद कर लिया। अब तुम देखो हमारा हम क्या क्या करते हैं। तो तुरंत जैसी 1666 में वहाँ से निकल के आते हैं शिवाजी जयपुर के किले से, चुपके से निकल के आते हैं, और 1670 में आते ही सूरत की दूसरी लूट हो जाती है। ये लूट किस लिए हुई? ये दिखाने को, देखो औरंगजेब हम क्या करेंगे, अब तुम्हें जो करना था तुमने करके देख लिया, ठीक, अब हम करेंगे। तो 1670 में सूरत की दूसरी लूट होती है। अब इस लूट के बाद शिवाजी अपना राज्याभिषेक कराएंगे। ठीक, तो फिर क्या ये क्वेश्चन आता है कि 1674 राज्याभिषेक कब कराया? ये पहला राज्याभिषेक था। एक बार फिर राज्याभिषेक कराएंगे अपना। ठीक, तो पहला राज्याभिषेक देखेंगे शिवाजी का राज्याभिषेक, ये पहला हुआ, और ये रायगढ़ के किले में हुआ। ये क्वेश्चन भी आता है कि कहाँ पर हुआ, तो रायगढ़ के किले में हुआ। और इस समय इनका जो पदभार को संभाला गया, राज्याभिषेक हुआ, तो किसके द्वारा हुआ था? कौन पूजा पाठ कर रहा था? तो एक काशी के बहुत विद्वान पंडित थे, गंगा भट्ट, उनके द्वारा ये किया गया। ठीक है, और इन्होंने फिर सिक्कों पर छत्रपति उत्कीर्ण कराया। ठीक है, मतलब उस पर मतलब लिखवाया है सिक्कों पर छत्रपति नाम से, जैसे आज हम देखते हैं वहाँ लिखा होता है ना भारत सरकार, और ये गांधी जी का बन के आता है, तो ऐसे ही सिक्कों पे उन्होंने छत्रपति लिखवाया। और इन्होंने एक दूसरी शादी की थी, इनका पत्नी का नाम था सोयराबाई। ठीक, और अब इस समय तक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में थी, मैंने बताया आपको ईस्ट इंडिया कंपनी है इंडिया में। तो वो क्या होती है, वो एक अपना प्रतिनिधि भेजती है, किनको? हेनरी ऑक्सटाइन। ये क्वेश्चन पीसीएस में आया था, शायद छोटी मोटी परीक्षाओं में आ जाए, तो मैंने इसलिए बता दिया आपको। तो उनका नाम था हेनरी ऑक्सटाइन। ये गिफ्ट लेके आते हैं कि भैया उनकी आज शिवाजी का राज्याभिषेक हो रहा है, तो फिर क्यों ना इनको कुछ गिफ्ट दिए जाएं। तो कंपनी जो होती है इनको खुश करने के लिए गिफ्ट देती है। ठीक है, समझ गए ना? गिफ्ट दिया, बाद में फिर कैसे कब्जा किया इन्हीं के ऊपर। अब 1675 में अगले साल शिवाजी का दूसरा राज्याभिषेक होता है। इसमें कौन वो गुरु बने हैं इनके आचार्य? इसमें बने हैं निश्चलपुरी गोसाई। ठीक है, तो पहले वाले पूछे जाते हैं आपको ज़्यादातर, गंगा भट्ट, ये गंगा भट्ट का नाम खूब पूछा जाता है, इनको याद रखना अच्छे से। ये मतलब बहुत ज़्यादा डीप में चला जाएगा तो पूछेगा निश्चलपुरी गोसाई, नहीं तो आपसे गंगा भट्ट ही पूछा जाता है पहले वाले। ठीक है, दूसरा अभिषेक हो गया। अब शिवाजी का अंतिम अभियान आता है 1678 में। 1678 में शिवाजी का अंतिम अभियान होता है कर्नाटक के विरुद्ध। कर्नाटक में कौन? जिंजी का किला। ये याद रखना, ये बच्चों खूब क्वेश्चन आता है, जिंजी का किला, जिंजी का आखिरी अभियान क्या था? तो कर्नाटक नहीं दिया हो तो जिंजी लिखा होगा, तो जिंजी को याद रखना आप। ये शिवाजी का अंतिम अभियान था, और 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। ठीक, ये तो हो गया शिवाजी का राजनीतिक जीवन। अब क्या होता है, शिवाजी के द्वारा, मराठाओं के द्वारा दो कर लिए जाते थे, चौथ और सरदेशमुखी। बात क्या थी बच्चों, जो साउथ का एरिया है वो इतना मतलब सॉइल से फर्टिलिटी नहीं थी, जैसे आज हम सॉइल वहाँ फर्टिलिटी
मृदा जो है बहुत उपजाऊ है आज। आज तो मतलब फर्टिलाइजर का यूज़ करके हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम क्या था, पठारी क्षेत्र है। आप वो आज भी पठारी क्षेत्र है, लेकिन कुछ कुछ हम मतलब साइंटिफिक जैसे इन्वेंशंस हुए तो वहाँ पर अब खेती होने लगी है, लेकिन पहले नहीं हुआ करती थी। तो भाई अब राज्य कैसे चलेगा, शासन कैसे चलाएंगे मराठा लोग? तो ये क्या करते थे, चौथ के रूप में एक टैक्स लिया करते थे। एक चौथ था और एक सरदेशमुखी। तो चौथ जो था ये 1/4 होता था, है ना, 1/4 चौथा हिस्सा, तो इसलिए चौथ बोलते थे। और ये पड़ोसी राज्यों से लिया जाता था। पड़ोसी राज्य जो थे मराठाओं के आसपास के क्षेत्र, उनसे लिए जाते थे। क्यों लिए जाते थे? मराठा ये कहते थे हम गारंटी ले रहे हैं कि अब हम हमला नहीं करेंगे आपके ऊपर, अगर और भी कोई हमला आप पे करेगा तो उस हमले को भी हम आपकी तरफ से लड़ेंगे। ठीक है, तो मतलब ये समझ लो आप एक तरह से ये प्रोटेक्शन मनी हो गया। ठीक है, तो कि हम भी आक्रमण नहीं करेंगे और कोई आक्रमण करेगा तो उसको भी नहीं करने देंगे। तो इसके लिए चौथ ली जाती थी। अब कहोगे सरदेशमुखी क्या है? सरदेशमुखी जो होता था 1/10 होता था, 1/10। ठीक है, अब ये कहो, ये क्वेश्चन आता है बच्चों खूब, चौथ कितनी थी? 1/4 थी। क्या थी ये तो भूलना मत बिल्कुल भी, चौथ क्या है, सरदेशमुखी क्या है। और बड़ा कंफ्यूज करके आपको चौथ भी ऑप्शन में होगा, सरदेशमुखी भी होगा। तो याद रखना, अगर चौथ का आता है तो इसलिए लिया जाता था कि मराठा लोग आक्रमण नहीं करेंगे उस क्षेत्र पे अब। ठीक है, अगर और कोई बाहर वाला करता है तो उनकी मदद करेंगे। किसकी? जिनसे पैसा ले रहे हैं। ठीक है, और ये भी जो होता है सरदेशमुखी, ये भी पड़ोसी राज्यों से लिया जाता है। ठीक, पड़ोसी राज्यों क्षेत्रों से। इसका क्या आधार था? इसका आधार ये था कि शिवाजी कहते थे कि ये जो क्षेत्र है ये हमारा मतलब पुश्तैनी जमींदार को, हम पुश्तैनी जमींदार हैं यहाँ के। जमींदार को मराठी भाषा में या साउथ की लैंग्वेज में देशमुख कहते हैं। ठीक है, सिट्टी जैन देशमुख का नाम आपने सुना होगा, सिट्टी का नाम, सिट्टी जैन देशमुख नाम उन्हीं का इसीलिए है। ठीक है, देशमुख वहीं साउथ के क्षेत्र में और स्पेशली मराठा महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। जो जो जमींदार हम लोग जमींदार बोलते हैं, इनको वहीं पे मराठा क्षेत्र में देशमुख बोला जाता था। तो शिवाजी कहते थे कि हम यहाँ के पुश्तैनी जमींदार हैं, पुश्तैनी जमीन है हमारी, तो इसलिए आप हमें 1/10 भाग अपने भू राजस्व का दोगे, अपने रेवेन्यू का। ठीक है, तो ज़बरदस्ती मतलब लिया जाता भैया। अब लिया जाएगा क्यों, ज़बरदस्ती क्यों थी? क्योंकि यह वैसा तो है नहीं नॉर्थ इंडिया की तरह, यहाँ पर गंगा जी यमुना जी की तरह कोई बहुत अच्छा कोई दोआब का एरिया है। तो यहाँ तो भैया पहाड़ी क्षेत्र था, पठारी, तो खेती यारी होती नहीं थी, तो ऐसी करके इनको अपना गुजारा करना पड़ता था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इनकी प्रशासन के बारे में, शिवाजी के। शिवाजी का प्रशासन तो मतलब हम कहें तो विशिष्टता थी कि इसमें एक अष्टप्रधान नाम की एक संस्था थी। अष्टप्रधान संस्था क्या, आप कह सकते हो कि जैसे कि आज मंत्रिपरिषद होती है ना, तो वैसे ही ये थी अष्टप्रधान। इसमें 8 प्रधान हुआ करते थे, या 8 मंत्री कह सकते हो आप। तो सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था प्रधानमंत्री, जिसको हम कहते थे पेशवा। ठीक है, ये लोग अपनी भाषा में शिवाजी के प्रशासन में उसको पेशवा कहते थे। आप इसको आज के प्रधानमंत्री की तरह समझ सकते हो। अब ये एक दौर आएगा जब शिवाजी के वंशज जो हैं वो कमज़ोर पड़ जाएंगे। ठीक है, संभाजी आएंगे तो इनके पुत्रों के बीच में ही उत्तराधिकार का युद्ध होने लगेगा शिवाजी के। तो इस युद्ध में फिर ये प्रधानमंत्री जो है पेशवा, इनका रोल महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो उसमें एक आएंगे, आपने नाम सुना होगा, बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, उस जब बालाजी विश्वनाथ पेशवा बनेंगे तो वो वहाँ से पेशवा का पद इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और जो छत्रपति का पद है यानी कि शिवाजी के वंशज जो हैं वो छत्रपति हैं, वो कमज़ोर होने लगेंगे। तो बालाजी विश्वनाथ क्या करेंगे, जो पेशवा हैं वो पेशवा का पद वंशागुणत बना देंगे। शिवाजी के टाइम पे ये वंशागुणत नहीं था क्योंकि शिवाजी पावरफुल थे। ठीक है, तो अब जब जब ये शिवाजी के वंशज कमज़ोर हो जाएंगे तो पेशवा अपने आप को पावरफुल बना लेंगे। ठीक है, छत्रपति नाम का छत्रपति रह जाएगा। तो पहले पेशवा कौन हुए थे जो उन्होंने अपने वंशज बना दिया, वो थे बालाजी विश्वनाथ। हम इन पेशवा को दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, एक अलग से वीडियो बनाएंगे, इसका अगला वीडियो हम उसमें हम पेशवाओं को पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसमें एक और मंत्री या मंत्री कह सकते हैं, इसमें एक मंत्री और थे, इनका नाम था अमात्य मजूमदार। तो ये होते थे वित्त मंत्री की तरह, जैसे आज हमारे वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, इन्हीं को अमात्य। तो बच्चों ये क्वेश्चन खूब आता है, अमात्य का क्वेश्चन आता है। ये वकीया नवीस होते हैं। वकीया नवीस कौन होते हैं? ये गुप्तचर सूचना विभाग के मंत्री होते हैं, जैसे गृह मंत्री होते हैं हमारे, ऐसे होते हैं। तो ये वकीया नवीस, एक अमात्य, एक ये चिटनिस। बच्चों ये तो खूब खूब आता है, बच्चों से तुम्हें चिटनिस क्या चीज़ है पता नहीं। चिटनिस क्या है? सचिवालय पत्राचार। ठीक है, इसके मंत्री हुआ करते थे ये, सुरणवीस या चिटनिस। चिटनिस आता है ज़्यादातर। सुमंत, सुमंत भैया कौन थे? विदेश मंत्री थे। ठीक है, सरे नौबत, सरे नौबत तो आप समझ रहे हैं, सेनापति। इसका एक ट्रिक भी है, कहते हैं ना नौबत, नौबत मतलब कहते हैं कंडीशन ऐसी ना आ जाए, तो कंडीशन से आप सेनापति जोड़ सकते हो। सरे नौबत कहते हैं ना कि ऐसी नौबत ना आए कि ऐसा करना पड़े, तो ऐसे याद रखना है इसको आप, सरे नौबत।
फिर इनके आएंगे न्यायाधीश, वो न्याय करते थे, सबको पता है। पंडित राव या सद्र, तो सद्र ये धार्मिक मामले देखते थे। ठीक है, इस सद्र हमने मुगल काल में पढ़ा है, सद्र सुदूर, याद आया किसी को? सद्र सुदूर, तो ये धार्मिक मामले देखते थे। ठीक है, तो ये याद रखना आप लोग। एक सरे नौबात को याद रखना, सेनापति आता है, सुमंत आता है, और ये चिटनिस आता है, अमात्य आता है, इनको अच्छे से। और वकिया नवीस। आप पेशवा को भूल जाएं कोई बात नहीं है, पंडित राव को भूल जाएं कोई बात नहीं है, न्यायाधीश तो आता ही नहीं, कितना आसान है। पता है एग्जाम में क्या पूछेगा? वो पूछेगा जहाँ पे कुछ उसको लगे कुछ अटक रहा है। सुमंत, सुमंत तो लोग समझ ही नहीं पाएंगे क्या है, तो इसलिए विदेश मंत्री होता है, तो इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है। सुमंत का खूब क्वेश्चन आता है, सुमंत कौन था, चिटनिस कौन था। ठीक है, न्यायाधीश का कभी नहीं आया। और सद्र, सद्र तो आप यहाँ याद नहीं करोगे, तो आपको उसमें याद करना पड़ेगा मुगल में। सद्र सुदूर नाम का एक बनाया था पद। अब आप लोग बताना कमेंट में किसने बनाया था सद्र सुदूर, धार्मिक मामलों में जांच करने के लिए मुगल काल में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हमारा हो गया ये। अब इस अगले चैप्टर में हम पेशवा पढ़ेंगे, यही वाला जो पेशवा है, जो प्रधानमंत्री बनेंगे इनके, इसको अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे पेशवा को। ठीक है, अब पेशवा का पद हम अब जो है ये शिवाजी के वंशज जो हैं इनका महत्व नहीं रहेगा। ठीक है, अब महत्व किसका रहेगा? पेशवाओं का। तो बालाजी विश्वनाथ आएंगे, बाजीराव प्रथम आएंगे, जो आपने मूवी देखी है वो वाली ना, मस्तानी, मूवी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा मूवी का नाम, तो उसमें ये होता है मस्तानी के साथ जो प्रकरण होता है बाजीराव फर्स्ट का होता है। उस मूवी का नाम क्या था, नाम भूल गया मैं चलिए कोई नहीं, हमें तो अपनी पढ़ाई देखना है, मूवी तो हम सिलेक्शन के बाद देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो कल हम मिलेंगे अपने पेशवाओं की वीडियो के साथ। धन्यवाद।